नमस्कार दोस्तों, क्राइम गाथा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रोज क्राइम की कहानियां सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मुरादाबाद जिले की एक सनसनीखेज घटना जो वर्ष 2020 में घटी, आज की कहानी का आधार है। ये 18 सितंबर 2020 की देर रात की बात है, जब कांठ थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर अजय कुमार गौतम के पास एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले की आवाज में घबराहट थी और उसने संक्षेप में बताया कि उमरी कला के पास पठंगी गांव में एक युवक की मौत हो गई है और पुलिस को तुरंत वहां पहुंचना चाहिए। उसने कहा कि मृतक की मौत दम घुटने से हुई है और इसके बाद बिना कोई और विवरण दिए कॉल कट गया। ये बात थाना प्रभारी को अजीब और संदिग्ध लगी, क्योंकि आमतौर पर ऐसी सूचनाएं देने वाले अपनी पहचान बताते हैं या ज्यादा जानकारी देते हैं। इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी पुलिस टीम को इकट्ठा किया और रात के सन्नाटे में जीप लेकर मौके की ओर रवाना हो गए। सड़कें सुनसान थी और हवा में एक ठंडी सिहरन थी जो इस घटना की भयावता का संकेत दे रही थी। पठंगी गांव पहुंचते ही पुलिस की गाड़ी की रोशनी और सायरन की आवाज से सन्नाटा टूट गया। देर रात होने के कारण ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे, लेकिन कुछ लोग जाग गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। गांव की संकरी गलियों में उत्सुकता और डर का माहौल बन गया। तभी एक युवक, जिसका नाम नौशाद था, पुलिस के सामने आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी, आंखें नीचे झुकी हुई थी और हाथ कांप रहे थे। उसने बिना ज्यादा कुछ कहे पुलिस को अपने घर के अंदर ले जाना शुरू किया। नौशाद का घर एक साधारण ग्रामीण मकान था। पुरानी दीवारें, धूल भरा फर्श और एक भारी सन्नाटा। घर के मुख्य कमरे में पहुंचते ही नौशाद ने कांपते हाथों से एक बड़े लोहे के संदूक को खोला। जैसे ही संदूक खुला, एक तेज असहनीय दुर्गंध कमरे में फैल गई। सड़ते मांस की गंध, जो इतनी भयानक थी कि पुलिस वालों का वहां खड़े रहना मुश्किल हो गया। कुछ पल के लिए सबने अपनी नाक बंद की और पीछे हट गए। जब बदबू थोड़ी कम हुई तो पुलिस ने संदूक के अंदर देखा। वहां एक युवक का शव पड़ा था, जिसकी हालत देखकर रोंगटे खड़े हो गए। शव पर कई गहरी चोटों के निशान थे। सिर से खून बहकर सूख चुका था और शरीर ठंडा पड़ चुका था। यह साफ था कि यह मौत सामान्य नहीं थी, ये एक हिंसक हत्या थी। थाना प्रभारी ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी, सर्किल ऑफिसर, सीओ बलराम सिन्हा को सूचना दी। बलराम सिन्हा कुछ ही देर में मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल की गहन जांच शुरू की। फर्श पर खून के धब्बे, संदूक के आसपास की धूल और घर की हर चीज को बारीकी से देखा गया। आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू हुई, जो रात के समय होने के बावजूद इकट्ठा हो चुके थे। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसने फिंगरप्रिंट्स, खून के सैंपल और अन्य सबूत जुटाए। जांच के दौरान घर से एक बैग मिला, जिसमें शराब की एक बोतल, 2 बियर की बोतलें, एक आधार कार्ड और कुछ दस्तावेज थे। आधार कार्ड से मृतक की पहचान हुई। नाम था महबूब आलम, पिता शमशाद हुसैन, निवासी मोड़ापट्टी, कांठ। पुलिस ने नौशाद से मृतक के बारे में पूछा। नौशाद ने बताया कि वो पानीपत में एक फैक्ट्री में काम करता है और ज्यादातर समय घर से बाहर रहता है। घर पर उसकी पत्नी नरगिस और 3 छोटे बच्चे रहते हैं। उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसने कहा कि सुबह नरगिस का फोन आया था, जिसमें उसने घबराते हुए बताया कि घर में कोई अनहोनी हो गई है और उसे तुरंत लौटना चाहिए। नौशाद ने काम छोड़कर फौरन बस पकड़ी और घर पहुंचा। नरगिस ने बताया कि मृतक महबूब उसका दूर का रिश्तेदार था। नरगिस के मुताबिक 17 सितंबर 2020 की रात महबूब उनके घर आया था। उस समय उनके तीनों बच्चे सो चुके थे, लेकिन अचानक उनका बड़ा बेटा जाग गया। बच्चा डर न जाए, इसलिए महबूब संदूक में छिप गया। नरगिस ने दावा किया कि 2 घंटे बाद जब बेटा फिर सो गया तो उसने संदूक खोला, लेकिन तब तक महबूब की मौत हो चुकी थी, दम घुटने से। नौशाद ने पुलिस को बताया कि ये सुनकर उसके होश उड़ गए थे। संदूक में लाश का ख्याल आते ही उसका दिल दहल गया।
वो पूरी तरह घबरा गया था। उसे नरगिस की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। अगर बच्चा जाग गया था तो महबूब को संदूक में छिपने की क्या जरूरत थी? उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। घर में लाश थी और गांव में बदनामी का डर सता रहा था। उसने पूरा दिन सोचा कि लाश को कैसे हटाया जाए, कहां ले जाया जाए, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझा। घर वालों को बताने की हिम्मत नहीं हुई। जब उसका दिमाग पूरी तरह ठप हो गया तो उसने पुलिस को फोन करने का फैसला लिया। वही अनजान नंबर से कॉल करने वाला नौशाद खुद था। पुलिस जांच में जुटी थी और नरगिस घर के आंगन में डरी हमी बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। नौशाद की कहानी से पुलिस को कुछ समझ आया, लेकिन कई सवाल अनुत्तरित थे। 2 घंटे संदूक में बंद रहने से मौत कैसे हो सकती है, जब संदूक बड़ा और खाली था, जिसमें हवा की गुंजाइश थी? शरीर पर चोटों के निशान कहां से आए? पुलिस ने महबूब की जेब तलाशी तो एक मोबाइल फोन मिला जो बंद था। फोन चालू करने पर आखिरी कॉल नरगिस की थी। शक गहरा गया। नरगिस से सख्त पूछताछ हुई, लेकिन वो वही रटिरटाई कहानी दोहरा रही थी, मानो पहले से तैयार की हो। रात के 12 बज चुके थे और पुलिस इस रहस्य में उलझी थी। तभी मोबाइल पर एक कॉल आई। नाम था शमशाद। थाना प्रभारी ने फोन उठाया। दूसरी तरफ एक बुजुर्ग की चिंतित आवाज थी, जो अपने बेटे से बात करना चाहता था। वो पूछ रहा था कि बेटा कहां है, फोन क्यों बंद है? पुलिस ने शांत किया और बताया कि फोन उनके कब्जे में है। शमशाद को लगा कुछ गड़बड़ है। पुलिस ने उन्हें पठंगी आने को कहा। अनहोनी की खबर सुनकर उनका दिल बैठ गया। शमशाद और परिवार के लोग पहुंचे और महबूब की मौत की खबर से उन्हें गहरा सदमा लगा। घर में मातम छा गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और कानूनी कार्यवाही पूरी की, जैसे पंचनामा और गवाहों के बयान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया। महबूब की मौत दम घुटने से नहीं, बल्कि गला घोटकर हत्या से हुई थी। शरीर पर कई चोटें थी, जो मारपीट का सबूत थी। नाखूनों में खरोंच के निशान और त्वचा के टुकड़े थे, जो दर्शाते थे कि महबूब ने हमलावरों से संघर्ष किया था। शमशाद ने तहरीर दी और पुलिस ने नरगिस, नौशाद, ग्राम प्रधान शहजाद और दिलशाद के खिलाफ धारा 302 में मुकदमा दर्ज किया। नरगिस को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई और उसने गुनाह कबूल लिया। नरगिस और महबूब के परिवार से पूछताछ के बाद पूरी कहानी सामने आई। मोड़ा पट्टी गांव, कांड मिश्रीपुर रोड पर, जहां शमशाद हुसैन अपने परिवार के साथ रहते थे। वो एक कुशल कारपेंटर थे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत थी। उनके 6 बच्चे थे, जिनमें महबूब तीसरा था। सभी बेटे कमाते थे। महबूब ने कांट में स्टील वेल्डिंग सीखी और ठेके पर काम शुरू किया, जिससे उसकी अच्छी जान पहचान हो गई। 3 साल पहले नरगिस ने नौशाद को फोन किया, लेकिन गलती से नंबर महबूब का लग गया। दोनों की बातें अच्छी लगी और फिर महबूब ने दोबारा कॉल की। फोन पर बातें दोस्ती से प्रेम में बदली। महबूब ने नरगिस के घर जाकर खुद को दूर का रिश्तेदार बताया और उसका आना जाना बढ़ गया। नौशाद ज्यादातर बाहर रहता था। बच्चे स्कूल जाते थे। महबूब का घर 7 किलोमीटर दूर था। जब नरगिस अकेली होती, वो महबूब को बुलाती। दोनों दरवाजा बंद करते और एक दूसरे की बाहों में खो जाते। नरगिस की गर्म सांसें महबूब के चेहरे पर पड़ती। वो उसके होठों को चूमता, उसके शरीर को सहलाता, उसके स्तनों को दबाता और दोनों वासना की आग में डूब जाते। नरगिस की आहें कमरे में गूंजती और महबूब उसके शरीर पर अपना अधिकार जमाता। ये सिलसिला महीनों चला। महबूब गोवा गया, वेल्डिंग का काम किया और पैसे कमाए, जिन्हें नरगिस पर खर्च करता। फोन पर उनकी कामुक बातें जारी रहीं। वे पुरानी रातों की यादें ताजा करते, एक दूसरे को उत्तेजित करते। महबूब जब आता, गिफ्ट लाता और रातें नरगिस के साथ बिताता। वे बिस्तर पर लेटते
नरगिस की साड़ी उतरती, महबूब उसके नग्न शरीर को चूमता, उसके कूल्हों को पकड़ता और दोनों तीव्र जुनून में डूबे रहते। उनकी कराहें और सिसकारियां कमरे को भर देती। ये 3 साल से चल रहा था, लेकिन महबूब ने परिवार को कुछ नहीं बताया। नरगिस के ससुराल वालों को शक होने लगा। शहजाद, जो नौशाद का भाई और ग्राम प्रधान था, बदनामी से परेशान था। परिवार चिंतित था, लेकिन सबूत नहीं थे। महबूब अगस्त में आया, फिर गोवा गया। वहां उसकी शादी की बात चली और 18 सितंबर को रिश्ता तय हुआ। उसे वापस आना पड़ा। 15 सितंबर को उसने भाई शकील से कहा कि 18 सुबह पहुंचेगा। 16 सितंबर को गोवा से दिल्ली पहुंचा, जीजा गुड्डू के पास गया। रात को नरगिस से बात की। पता चला नौशाद पानीपत में है। महबूब ने नरगिस के घर जाने की योजना बनाई और 17 सितंबर की देर रात पठंगी पहुंचा। बच्चे सो रहे थे, लेकिन शहजाद को खबर लग गई। महबूब का बार बार आना खल रहा था। बदनामी से बचने को शहजाद और दिलशाद ने सबक सिखाने का प्लान बनाया। 17 सितंबर की रात बच्चों के सोने का इंतजार किया। जैसे ही बच्चे सोए, शहजाद और दिलशाद घर में घुसे और छिप गए। उन्होंने महबूब और नरगिस को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। बिस्तर पर नरगिस की साड़ी उतरी हुई, महबूब उसके ऊपर, दोनों कामुक आहों में खोए, उनके शरीर एक दूसरे से चिपके और वासना की तीव्रता में डूबे। ये देख शहजाद और दिलशाद का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने नरगिस को बुरी तरह पीटा, फिर महबूब पर डंडों से हमला किया। महबूब ने संघर्ष किया, लेकिन गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। लाश को संदूक में डाला ताकि शक न हो। नरगिस को झूठी कहानी सिखाई गई और दोनों भाग गए। 17 सितंबर को महबूब ने घर फोन किया, बताया कि दिल्ली पहुंच गया है, अगले दिन आएगा। फिर फोन बंद हो गया। परिवार ने सोचा बैटरी खत्म हुई। गुड्डू ने बताया कि 17 दोपहर को महबूब चला गया था। परिवार परेशान हुआ। पुलिस कॉल से हत्या की खबर मिली। शमशाद की तहरीर पर नरगिस, नौशाद, शहजाद और दिलशाद पर धारा 302 में मुकदमा दर्ज हुआ। नौशाद पानीपत में था, बेकसूर साबित हुआ और छूट गया। नरगिस और अन्य को 18 सितंबर को कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। ये कहानी अवैध प्रेम, वासना और हिंसा की दुखद परिणति है। अब आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मध्य प्रदेश के दमोह जिले के थाना हिंडोरिया क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जहां एक सामान्य सी लगने वाली मौत की घटना ने एक गहरे अवैध प्रेम, वासना और हिंसा के जाल को उजागर किया। यह घटना 10 अक्टूबर 2017 की है, जब रेलवे के चौकीदार दीपक मंडल ने थाना हिंडोरिया को सूचना दी कि आनू गांव के पास एक लाश पड़ी हुई है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पीडी मिश्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां दीपक मंडल पहले से ही मौजूद था और उसने पुलिस को उस स्थान पर ले जाकर दिखाया जहां लाश थी। दमोह कटनी रेलवे लाइन पर गेट नंबर 3 के आगे बनी पुलिया के नीचे लाश पड़ी हुई थी और करीब ही आनूक गांव स्थित था। पुलिस ने लाश को पुलिया के नीचे से निकलवाकर उसका मुआयना किया, जिसमें मृतक की उम्र लगभग 55 वर्ष लग रही थी। उसके गले पर दबाव के गहरे निशान थे और सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। पुलिया के नीचे ही एक भारी पत्थर पड़ा था, जिस पर खून के सूखे दाग साफ नजर आ रहे थे और इससे अनुमान लगाना आसान था कि संभवतः इसी पत्थर से मृतक के सिर पर वार करके उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने मृतक की जेबों की तलाशी ली तो उसमें से कुछ रुपए की चिल्लर, शक्तिवर्धक गोलियों का एक पूरा पत्ता और एक मोबाइल फोन मिला। ये शक्तिवर्धक गोलियां सख्ती कायम रखने और स्तंभन बढ़ाने वाली थी, जो देखकर थाना प्रभारी के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि इससे एक थ्योरी बनती नजर आ रही थी कि मृतक बूढ़ा होने के बावजूद अपनी यौन इच्छाओं को दबा नहीं पाया था और संभवतः किसी प्रेमिका से मिलने इस सुनसान जगह पर आया होगा। पुलिस को लगा कि मृतक अपनी ढलती उम्र में भी गुलाटियां मारने से नहीं चूकता था और निश्चित रूप से वो अपनी किसी कामुक साथी से संसर्ग करने के लिए यहां आया होगा।
जहां उसने सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोली खाने का मौका भी नहीं पाया और किसी की हैवानियत का शिकार हो गया। पूरा घटनाक्रम क्या था, ये जांच से पता चल सकता था, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इन शक्तिवर्धक गोलियों को नजरअंदाज करके अपना ध्यान मोबाइल फोन पर केंद्रित किया। पुलिस ने मोबाइल में सेव नंबरों में से कुछ पर बात करके मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के कटनी जिले की इंदिरा ज्योति कॉलोनी निवासी रामचरण वर्मन के रूप में की। शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय दमोह भेज दिया और थाना हिंडोरिया में अपराध संख्या 34/2017 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया। केस की विवेचना अधिकारी के रूप में बांधपुर चौकी इंचार्ज पीडी दुबे को नियुक्त किया गया। दमोह और कटनी दो अलग जिले अवश्य हैं, लेकिन उनमें दूरी बहुत अधिक नहीं है, इसलिए शाम तक मृतक के परिजन दमोह पहुंच गए। दुबे ने उन्हें मुर्दाघर ले जाकर लाश दिखाई तो शव की विधिवत शिनाख्त हो गई। दुबे ने मृतक के परिजनों से पूछताछ की तो पता चला कि रामचरण कटनी के एक निजी स्कूल में ड्राइवर था, जहां वो स्कूल लगने से पहले और छुट्टी के बाद बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस चलाता था और बीच के फालतू समय में स्कूल प्रबंधक की कार ड्राइव करता था। परिजनों के अनुसार रामचरण एक मस्त मौला और खाने पीने का शौकीन व्यक्ति था, लेकिन उन्होंने किसी से उसकी रंजिश होने से इनकार किया। परिजन पुलिस को केवल इतना बता सके कि 9 अक्टूबर की शाम 5 बजे रामचरण छैला बाबू बनकर घर से निकला था, लेकिन इसके बाद वो कहां गया, किससे मिला और किन हालात में मौत का शिकार बना, ये वे नहीं बता सके। पोस्टमार्टम के बाद रामचरण की लाश उसके परिजनों को सौंप दी गई और वे उसे अंत्येष्टि के लिए अपने पैतृक नगर कटनी ले गए। विवेचना अधिकारी पीडी दुबे ने पूरे प्रकरण पर एक बार फिर नए सिरे से विचार किया। मृतक की जेब से सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियों का पूरा पत्ता मिला था, जो रामचरण के रंगीले स्वभाव का प्रमाण था, और इससे साफ था कि ढलती उम्र में उसमें पहले जैसी शक्ति नहीं रही होगी, नहीं सख्ती और रुकावट, जिसकी वजह से वो जरूरत पड़ने पर हाई पावर की इन गोलियों का सेवन करता होगा। दुबे के लिए सोचने वाली बात यह भी थी कि कटनी में रहने वाला रामचरण दमोह क्यों आया, क्योंकि कोई यूं ही सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवा लेकर नहीं घूमता। रामचरण के पास दवा थी। इससे जाहिर था कि कटनी से दमोह आने का उसका उद्देश्य अपनी संगिनी के साथ देर तक कामुक संसर्ग करना और उसे पूर्ण तृप्ति प्रदान करना था, जहां वह अपनी वासना की आग को बुझाने के लिए इन गोलियों की मदद से घंटों तक उत्तेजित रहना चाहता होगा। दुबे को अब यह पता लगाना था कि रामचरण की संगिनी कौन थी, और इसके लिए उन्होंने रामचरण के मोबाइल का सहारा लिया। कॉल डिटेल निकलवाने पर पता चला कि पिछले कुछ महीनों से रामचरण एक मोबाइल नंबर पर लगभग प्रतिदिन बात करता था, किसी दिन एक बार तो किसी दिन कई बार, और उस नंबर की सारी कॉल आउटगोइंग थी। 9 अक्टूबर को भी रामचरण ने उस नंबर पर कॉल की थी। दुबे ने मोबाइल कंपनी से उक्त नंबर धारक के बारे में जांच की तो अंजलि पत्नी गोपाल वर्मन निवासी जलवाड़ी माधवनगर कटनी का नाम सामने आया। दुबे ने अंजलि के नाम और सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवा की कड़िया आपस में जोड़ी तो उनके मन में एक सेक्स अपराध कथा का खाका बनने लगा, जहां रामचरण की वासना ने इस हत्या को जन्म दिया होगा। संदेह के आधार पर दुबे ने मोबाइल कंपनी से 9 अक्टूबर की शाम की अंजलि की मोबाइल लोकेशन चेक कराई तो वो जिला दमोह के आनू गांव की निकली। उक्त तथ्य से अंजलि प्रमुख संदिग्ध हो गई। दुबे ने अब तक की जांच से पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल तथा एसपी अरविंद दुबे को अवगत कराया तो उन्होंने अविलंब मिश्रा और दुबे को कटनी रवाना कर दिया। जलवाड़ी माधवनगर स्थित अंजलि का मकान कटनी के पटेरी थाना क्षेत्र में था, जहां की थाना अध्यक्ष सुश्री उद्यनिया थी। मिश्रा ने थाना पटेरी पहुंचकर अपनी आमद दर्ज कराई और उसके बाद पटेरी पुलिस के सहयोग से अंजलि को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। सुश्री उद्यनिया ने अंजलि से पूछताछ की तो वो झूठ की बैसाखियों पर ज्यादा देर टिक नहीं सकी और सवालों से घबराकर फट पड़ी। उसने कबूल किया कि जी हां,
मैंने ही रामचरण की हत्या कराई है, क्योंकि उस शैतान ने मेरा जीना हराम कर रखा था और उसकी हत्या के अलावा मेरे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जुर्म कबूल करने के बाद वो दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोने लगी। पुलिस अधिकारियों ने अंजलि को रोने से रोका नहीं और कुछ देर रोने के बाद जब अंजलि का जी हल्का हुआ तो उसने अपनी आप बीती सुनाना शुरू कर दिया। 29 वर्षीय अंजलि एक शिक्षित युवती थी जो अपनी शिक्षा का सदुपयोग करना चाहती थी। इसलिए गोपाल वर्मन से विवाह के बावजूद उसने खुद को चूल्हा चौका और घर की 4 दीवारी तक सीमित नहीं रखा। पति की अनुमति से उसने नौकरी ढूंढना आरंभ किया और उसका श्रम सार्थक हुआ जब जल्द ही एक प्राइवेट स्कूल में उसकी नियुक्ति हो गई। उसी स्कूल में रामचरण ड्राइवर था जो 55 वर्ष का हो चुका था, पत्नी और बच्चे वाला था और ढलते शरीर में पहले जैसी शक्ति व स्तंभन नहीं रहा था। लेकिन उसके मन में सेक्स की ऐसी गजब की प्यास थी जो बुझने का नाम नहीं लेती थी। वो सदैव कामुक संसर्ग के लिए आतुर रहता था और खिजाब से बालों को काला करके ढले बदन वाली अधेड़ स्त्रियां उसे कतई नहीं सुहाती थी, बल्कि वो बेटी की आयु की युवतियों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता और उनसे ही सेक्स करने को उतावला रहता था। ठरकीपन के चलते रामचरण को कभी गालियां सुननी पड़ती तो कभी उसकी इच्छा पूरी भी हो जाती और अपने से आधी उम्र की युवतियों के संपर्क में आने से उसे अपनी शक्ति का बोध हुआ। इसलिए खोई हुई ताकत और जवानी की पूर्ति के लिए वो हमेशा अपने पास सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियां रखने लगा, ताकि क्या पता कहां चांस मिले और एक्स्ट्रा पावर की जरूरत पड़ जाए। और चांस मिलने पर वो आधा घंटा पहले एक गोली निगल लेता, जिससे उसकी उत्तेजना घंटों तक बनी रहती और वह अपनी वासना को तीव्रता से पूरा कर पाता। अंजलि रामचरण की बेटी की उम्र की थी, लेकिन उसकी सुंदरता और आकर्षक काया पर वो लट्टू हो गया और मन में सोचता कि ये हसीना मेरी काम सहचरी बन जाए तो क्या कहने, जीवन सफल हुआ समझूंगा। पहले दिन रामचरण अंजलि को दूर से ताकते हुए आंखें सेंकता रहा, जहां वह उसकी कसी हुई कमर, उभरे हुए वक्ष और चिकनी त्वचा को घूरता रहता और उसके मन में कामुक कल्पनाएं घूमती रहती। दूसरे दिन मौका पाते ही उसके पास पहुंच गया, अपना परिचय देकर बोला कि स्कूल में अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। अंजलि ने कहा कि जी जरूर बताऊंगी। रामचरण ने दूसरी चाल चली कि 1 महीने बाद ही तुम्हें सैलरी मिलेगी, बीच में पैसे की जरूरत पड़े तो बेहिचक मुझसे मांग लेना। अंजलि को पता नहीं था कि बाप की उम्र के रामचरण का मन कितना गंदा है और उसके मन में ख्याल आया कि उस जैसी रामचरण की बेटी होगी। इसलिए उसे देखकर बेटी याद आ गई और इसी वजह से वो इतनी हमदर्दी और अपनेपन से बात कर रहा है। रामचरण की बातों से अंजलि ने अनुमान लगाया कि स्कूल का स्टाफ कितना अच्छा है, सब एक दूसरे के सुख दुख की परवाह करते हैं। इसलिए उसने खुशदिली से कह दिया कि अच्छी बात है चाचा। अंजलि की जुबान से अपने लिए चाचा संबोधन सुनकर रामचरण ने ऐसे मुंह बिचकाया मानो कोई कड़वी या कसैली चीज उसके मुंह में चली गई हो। लेकिन बातचीत का पहला दिन था, इसलिए रामचरण ने शब्दों में किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की और खामोशी से अंजलि के सामने से चला गया। अगले कुछ दिनों में रामचरण अंजलि के आगे पीछे मंडराते हुए उसे लुभाने का प्रयास करता रहा और उसके मुंह से चाचा भी सुनता रहा। लेकिन इस बीच वो अंजलि के रूपलावण्य की प्रशंसा करके अपनी वासना की पूर्ति का प्रयास करने लगा। कभी वो कहता कि अंजलि, तुम्हारी आंखें हैं या किसी शायर का ख्वाब, इन शरबती आंखों की दुनिया में कोई मिसाल नहीं। और उसके मन में कल्पना चलती कि इन आंखों में डूबकर वो अंजलि के साथ घंटों कामुक खेल खेल सकता है। कभी अंजलि के बालों की सावन की घटाओं से तुलना करता तो कभी उसे गजगामिनी कहता, जहां वह उसकी चाल को देखकर कल्पना करता कि उसके कूल्हों की थिरकन कितनी उत्तेजक होगी। अंजलि सोचती कि रामचरण की बेटी भी उस जैसी होगी, इसलिए सामान्य रूप से उसके रूप की प्रशंसा करता होगा। क्योंकि बाप जितनी उम्र का व्यक्ति किसी युवती को बेटी समझकर ही व्यवहार करता है, इसलिए रामचरण की हर बात पर वो हाँ चाचा कहती रहती थी। रामचरण के लिए चाचा संबोधन बर्दाश्त से बाहर हो गया
तो एक दिन चिढ़कर बोला कि अंजलि, जब तुम मुझे चाचा कहती हो तो मैं खुद को बूढ़ा समझने लगता हूं। मैं कल भी जवान था, आज भी जवान हूं और अगले 15 साल तक भी जवान बना रहना चाहता हूं। अंजलि ने कहा कि हो, ये अच्छी बात है, और ठरकी का मर्म समझकर मुस्कुराई, सोचकर कि मन में जोश हो तो तन पर बुढ़ापे की मार का एहसास नहीं होता। रामचरण चिढ़ गया और बोला कि बूढ़ा होगा तुम्हारा बाप, आइंदा तुम मुझे चाचा मत कहना। अंजलि ने आश्चर्य से उसे देखा और पूछा कि चाचा न कहूं तो क्या कहकर पुकारूं? रामचरण ने कहा कि सब मेरा नाम लेते हैं, तुम भी रामचरण कहकर पुकारा करो। अंजलि ने कहा कि मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं कि पिता की उम्र के व्यक्ति को उसके नाम से पुकारूं। रामचरण ने आग उगलती आंखों से देखा और बोला कि संस्कार की ऐसी तैसी, एक बार कह दिया कि नाम लेकर पुकारा करो, सो कह दिया बस। और उसके बाद वो पाव पटकता हुआ चला गया। अंजलि सोचने लगी कि ये रामचरण चीज क्या है, अधेड़ अवस्था में युवा होने का भ्रम पाले है, या इसका मन कोई और ताना बाना बुन रहा है। और उसने रामचरण की बातों, व्यवहार, हाव भाव को विवेक की कसौटी पर परखा तो निष्कर्ष निकाला कि उसके मन में वासना का बवंडर है, हवस का तूफान है, और वह उसे बेटी या बेटी जैसी नहीं मानता, बल्कि पत्नी की तरह भोगने का कुत्सित इरादा रखता है। रामचरण का मन समझने के बाद अंजलि के मन में उसके लिए जितनी इज्जत थी वो जाती रही, और उसने रामचरण की उपेक्षा करना आरंभ कर दिया तथा बात करने में भी आनाकानी करने लगी। रामचरण ढीठ ठरकी था, हसीनों की चप्पलें खाकर भी मुस्कुराने वाला, इसलिए अंजलि के तीखे तेवर की परवाह न करके वो उसे पटाने के जतन करता रहा। जहां वह उसके करीब आने की कोशिश करता, उसके शरीर को छूने के बहाने ढूंढता और अपनी आंखों से उसके हर अंग को घूरता रहता। रामचरण की शक्ल देखकर अंजलि का खून जलने लगता था, और एक दिन जब रामचरण ने आशीर्वाद की आड़ में उसकी कमर पर हाथ रखने की कोशिश की, तो अंजलि ने उसे फटकारा कि तुम्हारी उम्र के चलते मैं लिहाज करती हूं, इसलिए चुप हूं। मेरी खामोशी को कायरता समझने की गलती मत करो, पछताओगे। रामचरण ने सड़क छाप छिछोरे की तरह अपनी छाती खोलकर कहा कि वरना क्या कर लोगी तुम? बीच चौराहे पर मेरे सीने में छुरा घूम कर जान से मार दोगी? अंजलि ने कहा कि नहीं, मैनेजमेंट से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। रामचरण मुस्कुराया और बोला कि मैनेजमेंट क्या, मेरी शिकायत करने थाने जाओ, एसपी से मुझे जेल भेजने की गुहार लगाओ, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को शिकायती पत्र भेजो, जो मन में आए करो, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। इस पर तो मेरी किसी धमकी का असर नहीं हो रहा, सोचकर अंजलि के विवेक पर हताशा छाने लगी। वो रामचरण की बेहुदा हरकतों तथा बातों से ऊब चुकी थी और हर हाल में उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसलिए एक दिन वो सीधे तौर पर उसका नाम लेकर बोली कि रामचरण, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो? रामचरण ने शोक की तरह दाएं हाथ से दिल थाम कर बोला कि हाय जालिम, अपने होठों से तुमने मेरा नाम छूकर दिल खुश कर दिया। मैं भी सोच रहा था सीधी बात हो जाना चाहिए। अच्छा हुआ जो शुरुआत तुमने कर दी, अब अपनी बात अधूरी छोड़कर। रामचरण कुछ देर अंजलि की आंखों में देखता रहा, फिर एकदम से अपना मन खोल दिया कि मैं तुमसे सेक्स करना चाहता हूं। राजी खुशी मेरी बेड पार्टनर बन जाओ, तुम्हारी मुक्ति का यही एक मार्ग है। अंजलि का जी चाहा कि नाखूनों से रामचरण का मुंह नोच ले, लेकिन उसने अपनी इस इच्छा तथा क्रोध पर नियंत्रण पा लिया। कुछ देर खामोशी से रामचरण का हैवानी चेहरा देखती रही, फिर धीमे से बोली कि सोच कर बताऊंगी। रामचरण ने धमकी दी कि जब तुम मेरे बारे में सोचना तो ये भी याद रखना कि सूरज और तुम्हारी आशिकी की मुझे जानकारी है। अगर मैंने अपनी जुबान खोल दी तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगी। अंजलि सन्न रह गई और सोचने लगी कि इसे मेरे और सूरज के बारे में कैसे पता। 28 वर्षीय सूरज पटेल कटनी के ही सिमरनी क्षेत्र में रहता था, और पति से असंतुष्टता के चलते अंजलि के प्रेमिल संबंध सूरज से हो गए थे, जहां वे दोनों गुप्त मुलाकातों में एक दूसरे की बाहों में खो जाते। सूरज अंजलि के शरीर को सहलाता, उसके होठों को चूमता
और दोनों घंटों तक कामुक सुख में डूबे रहते। रामचरण को उनके अवैध संबंध की जानकारी है, ये सोचकर अंजलि घबराई, लेकिन जल्द ही अपनी घबराहट पर काबू पाकर बोली कि कहा ना सोचकर बताऊंगी। रामचरण विद्रूपता से हंसा और बोला कि इत्मीनान से सोच लो, मैं जानता हूं कि तुम्हारा फैसला मेरे ही हक में होगा। अंजलि पलटी और अपनी राह चली गई। कुछ दिनों तक अंजलि ने रामचरण को कोई जवाब नहीं दिया, तो रामचरण उसे धमकी देने लगा कि तुम्हारे और सूरज के अवैध संबंध का मैं भांडा फोड़ दूंगा। स्कूल मैनेजमेंट ऐसे किसी स्टाफ को नहीं रखता जिसका चरित्र खराब हो। एक ही दिन में तुम्हारी नौकरी चली जाएगी और गोपाल भी तुम्हारी चोटी काटकर घर से निकाल देगा। थोबी की कुतिया बन जाओगी, ना घर की रहोगी ना घाट की। मेरी बात मान लेने में ही तुम्हारी भलाई है। अंजलि को अपना भविष्य अंधेरे में डूबता प्रतीत होने लगा और रामचरण से पीछा छूटने की कोई राह न सूझती देख उसने प्रेमी सूरज को मामले से अवगत कराया कि वो ठरकी बुढ़ा हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है, कैसे भी करके उससे मुझे मुक्ति दिलाओ। मामला प्रेमिका के मान सम्मान का था और समझाने या धमकाने से रामचरण अंजलि का पीछा छोड़ देगा, ये उम्मीद बेमानी थी। इसलिए अंजलि व सूरज ने आपस में सलाह करके रामचरण को सबक सिखाने का निर्णय कर लिया। इस साजिश में सूरज ने अपने दोस्त 24 वर्षीय संतोष पटेल निवासी मुहासा और 26 वर्षीय जगत पटेल निवासी भरतपुर को भी दोस्ती का वास्ता देकर शरीक कर लिया। इसके बाद चारों ने मिलकर हत्या की योजना बना ली, जिसमें यह भी था कि रामचरण को पड़ोसी जिला दमोह में ले जाकर मारा जाएगा, जहां लाश की शिनाख्त नहीं हो सकेगी। इसलिए पुलिस अंधेरे में भटकती रहेगी और कानून के हाथ कभी भी उनकी गर्दन तक नहीं पहुंचेंगे। दूसरी ओर रामचरण अंजलि को भोगने की कल्पना में जी रहा था, जहां वह रातों को सपनों में अंजलि के साथ कामुक दृश्य देखता, उसके शरीर को चूमता, सहलाता और अपनी वासना की तृप्ति करता। और अब तो उसे अंजलि से संसर्ग के सपने भी आने लगे थे। रामचरण का मानना था कि सुबह का देखा सपना सच होता है, इसलिए उसने मान लिया कि सपने से उसे अंजलि की रजामंदी का इशारा मिला है और वो उसकी काम सहचरी बनने को तैयार है। मन में बार बार एक ही बात घूमती रही कि सुबह का देखा सपना गलत नहीं हो सकता, अंजलि राजी है। सुबह होते ही रामचरण ने अंजलि को फोन किया और बोला कि मेरा ख्याल है कि अब तक तुमने फैसला कर लिया होगा। अंजलि बोली कि तुम जैसा जिद्दी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, लेकिन तुम्हारी जिद पूरी करने को मैं तैयार हूं। रामचरण की बांछें खिल गई और वो बोला कि मुझे पता था कि एक दिन तुम यही कहोगी। अंजलि का स्वर सपाट था कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरी 2 शर्तें हैं। रामचरण ने कहा कि जा 1000 शर्तें मंजूर। पहली शर्त यह कि कटनी में तुम्हारी काम इच्छा पूरी नहीं करूंगी, क्योंकि किसी ने देख लिया तो मैं पति व प्रेमी दोनों से हाथ धो बैठूंगी। इसलिए चाहती हूं कटनी से बाहर ले जाकर तुम अपनी जिद पूरी करो। रामचरण चहका और बोला कि मंजूर, दूसरी शर्त बोलो। अंजलि ने कहा कि सिर्फ एक बार ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, दूसरी बार के लिए कभी मत कहना। रामचरण ने एक पल में ही बहुत कुछ सोच लिया कि यह अच्छी बात है कि ऐश के लिए अंजलि कटनी से बाहर जाना चाहती है। मैं उसे दमोह ले जाऊंगा, वहां पूरी रात न खुद सोऊंगा न अंजलि को सोने दूंगा। सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोली खाकर उसकी देह मथूंगा, उसके शरीर को हर कोण से भोगूंगा, उसके वक्षों को दबाऊंगा, उसके होठों को चूसूंगा और घंटों तक उत्तेजना में डूबा रहूंगा। एक को अनेक में बदलने का हुनर मुझे आता है। उसके बाद बोला कि अंजलि, मुझे तुम्हारी दूसरी शर्त भी मंजूर है। अंजलि ने कहा कि खैर ठीक है, मुझे कहीं बाहर ले जाने का प्रोग्राम बनाओ। रामचरण ने कहा कि प्रोग्राम बना हुआ है, चलो कल ही दमोह चलते हैं। अंजलि बोली कि नहीं, कल 8 अक्टूबर को करवा चौथ है, मेरा घर पर रहना जरूरी है। परसों 9 अक्टूबर को शाम 4 बजे हम दमोह चलेंगे। रामचरण ने कहा कि ओके। प्रोग्राम के मुताबिक 9 अक्टूबर को शाम 4 बजे रामचरण अपनी बाइक से अंजलि को लेकर दमोह की ओर रवाना हो गया। मस्ती के मूड में वो नहीं देख पाया कि दूसरी बाइक पर सवार सूरज, संतोष और जगत उसके पीछे लगे थे। सफर जारी रहा।
अंजलि उसके पीछे बैठी थी। उसके बदन से उठती खुशबू रामचरण को उत्तेजना से भरने लगी थी। बाइक जब थोड़ा उछलती तो अंजलि के वक्ष उसकी पीठ से टकराते। इससे रामचरण आनंदित हो जाता और वो अंजलि का कोमल हाथ पकड़कर अपनी जांघ पर रख देता। अंजलि कुछ देर हाथ वहां रखे रहती, फिर हटा लेती। लेकिन रामचरण मन में अनेक रंगीन कल्पनाएं कर रहा था। ठरकी मन ही मन मुस्कुरा देता कि सेक्स से पहले शर्मा रही है सुंदरी। कटनी की सीमा पीछे छूट गई और दमोह जिले की सरहद शुरू हो गई। अब तक सांझ का झुटपुटा भी फैलने लगा था। योजना के तहत सांझ के झुटपुटे में ही वारदात को अंजाम देना था। आनू गांव के पास अंजलि को सुनसान नजर आया तो उसने पेशाब के बहाने बाइक रोकवा ली। इसके बाद वो करीब स्थित रेलवे की पुलिया की ओर बढ़ गई। रामचरण से सब्र नहीं हुआ तो वो उसके पीछे पीछे आ गया और वो पुलिया के नीचे ही अंजलि से संबंध बनाने की सोचने लगा, जहां उत्तेजना उस पर इस कदर हावी थी कि उसके होश पर सिर्फ वासना तैर रही थी। और वो कल्पना कर रहा था कि अंजलि को जमीन पर लिटाकर उसके ऊपर चढ़ जाएगा, उसके कपड़े उतारेगा, उसके नग्न शरीर को चूमेगा और गोलियां खाकर घंटों तक उसे भोगेगा। तब भी उसे भनक नहीं थी कि यमदूतों की तरह सूरज, संतोष व जगत उसके पीछे आ रहे थे। रामचरण को जब तक भनक लगी देर हो चुकी थी। अंजलि सहित चारों मिलकर उसे पीटने लगे। रामचरण चीखा चिल्लाया, मदद की गुहार लगाई, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। चारों ने पीट पीट कर रामचरण को धराशायी कर दिया। लस्त पस्त होकर वो जमीन पर गिर पड़ा तो सूरज ने वहीं पड़े एक भारी पत्थर से उसका सिर कुचल दिया। परिणामतः देखते देखते रामचरण की मौत हो गई। इसके बाद रामचरण की लाश को उन्होंने वहीं छोड़ा, लेकिन उसकी बाइक लेकर वे चारों कटनी लौट आए। हथियारों से चूक ये हुई कि बदवासी में वे रामचरण की जेबों की तलाशी लेना भूल गए। फलस्वरूप जेब में रखा मोबाइल फोन उसकी शिनाख्त और अभियुक्तों तक पहुंचने का सहारा बन गया। पुलिस की सबसे ज्यादा मदद की यौन शक्तिवर्धक गोलियों के पत्ते ने। अंजलि की अपराध स्वीकारोक्ति के बाद उसी दिन अर्थात 14 अक्टूबर 2017 को पुलिस ने सूरज, संतोष व जगत को भी गिरफ्तार कर लिया। सूरज की निशानदेही पर रामचरण की बाइक भी जब्त कर ली गई। 15 अक्टूबर को चारों अभियुक्तों को अदालत में पेश किया गया, जहां से वे जेल भेज दिए गए। ये कहानी एक ठरकी व्यक्ति की अनियंत्रित वासना की दुखद परिणति है, जहां कामुक इच्छाएं हिंसा में बदल गई।